आज का हमारा आज का हमारा सेशन है एक्सपेक्टेड क्वेश्चंस फॉर टुमारोज एग्जाम। कल आप सभी का एग्जाम है और इसी के साथ मैं आशा करती हूँ कि आप सभी की प्रिपरेशन काफी अच्छी तरीके से हो चुकी होगी। जितना आपने पढ़ लिया उसको काफी अच्छे से रिवीजन करिए और एक थिंकिंग के साथ हमें एग्जाम में जाना है और वो ये है कि हमने जो भी पढ़ा है सिर्फ वही एग्जाम में आने वाला है और हमें सब कुछ याद है। इससे क्या है, एक पॉजिटिविटी हमको मिलती है, हम कॉन्फिडेंट रहते हैं और इस बेसिस पर हम एग्जाम में काफी अच्छे से परफॉर्म कर कर आते हैं। तो आप सभी को नमस्कार, नारायण जी नमस्कार। और सेशन को हम स्टार्ट करेंगे। सेशन स्टार्ट करने से पहले मैं आपको ये बताना चाहती हूँ कि देखिए यहाँ पर मल्टीपल चॉइस क्वेश्चंस है, आपने सब कुछ पढ़ा हुआ है। हो सकता है कुछ क्वेश्चन अगर ऐसा आ जाए, वैसे तो नहीं आएगा, कोई चांसेस नहीं है कि आपको उसका आंसर नहीं आ रहा है, तो आप घबराएं नहीं। अभी आपके पास टाइम है, एग्जाम कल है, तो आज करेक्ट आंसर आपको पता भी चल जाएंगे। ठीक, तो सेशन को स्टार्ट करेंगे। आपको क्या करना है, बिना किसी टेंशन के ये सारे जितने भी क्वेश्चंस हैं उनको रिवीजन मोड में करना है। आपको यहाँ पर टाइम मिलेगा आंसर देने का, तो आप चेक कर सकते हैं कि आपको करेक्ट आंसर आप कर पा रहे हैं या नहीं। तो अगर आप सभी की परमिशन हो तो हम सेशन को स्टार्ट करते हैं और आज का पहला क्वेश्चन देखते हैं। तो क्या करना है आपको, चैट सेक्शन में एक बार रिप्लाई कर दीजिए कि स्टार्ट कर देती हूँ फिर मैं सेशन। जी ठीक है, सभी का यहाँ पर रिप्लाई आ चुका है और सेशन को स्टार्ट करेंगे। देखिए, आज का हमारा पहला क्वेश्चन है, Which of the following documents do not require to be stamped? इसमें से कौन से डॉक्यूमेंट्स पर स्टैम्प की जरूरत नहीं रहती है? डिमांड प्रोमिसरी नोट, डिमांड बिल ऑफ एक्सचेंज, यूजेंस प्रोमिसरी नोट, यूजेंस बिल ऑफ एक्सचेंज और बोथ ए एंड बी। तो आप कमेंट सेक्शन में आंसर कर दीजिए। ज्योति जी का आंसर आया है बी। ठीक, सोमदत्त जी का भी आंसर आया है। एन क्यों आ रहा है यहाँ पर? एन कौन सा आंसर है भाई? ऑप्शन में एन नहीं दिया हुआ है। ठीक है, आप सभी के आंसर आ चुके हैं। अब हम देखते हैं करेक्ट आंसर क्या है। तो करेक्ट आंसर है यहाँ पर बी, डिमांड बिल ऑफ एक्सचेंज पर मतलब ये डॉक्यूमेंट है जिस पे स्टैम्प की जरूरत नहीं होती है। ओके ओके, बी के जस्ट एंड जल्दी में होगा। ओके ओके, ठीक। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, आराम से पढ़िए, ध्यान से पढ़िए। क्वेश्चन इजी रहते हैं, लेंथी है इस वजह से हम थोड़ा सा टेंस होते हैं, बट अगर हम क्वेश्चन को ध्यान से पढ़ेंगे तो हम आंसर करेक्ट जरूर कर पाएंगे। एज्यूमिंग दैट स्टैम्प ड्यूटी रेट ऑन एन एग्रीमेंट एग्जीक्यूटेड इन दिल्ली इज ₹10, in Lucknow ₹100, in Patna ₹50, and in Jammu ₹20. What will be stamp duty payable on a document executed first in Delhi by partner A, then in Lucknow by partner B, then in Patna by partner C, and then in Jammu by partner D? एक चीज को यहाँ पर एज्यूम करते हुए कि जो स्टैम्प ड्यूटी के रेट हैं ऑन एन एग्रीमेंट, जो दिल्ली में है जैसे ₹10, लखनऊ 100, पटना 50, जम्मू 20, तो स्टैम्प ड्यूटी पेबल कितनी होगी अगर डॉक्यूमेंट सबसे पहले एग्जीक्यूट हुआ है दिल्ली में पार्टनर ए के द्वारा, फिर लखनऊ में बी, देन पटना में पार्टनर सी के द्वारा और जम्मू में बाय पार्टनर डी के द्वारा। अब अगर हम एग्जाम्पल वो ऑप्शंस यहाँ पर देखें तो सबसे पहला ऑप्शन है, स्टैम्प ड्यूटी ऑफ ₹100 विल बी पेड इन दिल्ली इटसेल्फ, stamp duty of ₹10 will be paid in Delhi, 100 Lucknow, 50 Patna, 20 Jammu. Stamp duty ₹10 will be paid in Delhi, 19 Lucknow and 20 in Jammu. Stamp duty of ₹10 will be paid in Delhi, ₹19 Lucknow and ₹40 in Patna. And stamp duty of ₹10 will be paid in Delhi and ₹19 Lucknow. सभी पार्टिसिपेंट्स यहाँ पर आंसर जरूर कीजिए। ऐसे ना सोचिए कि आंसर गलत हो गया तो क्या हुआ, ऐसे एस्टिमेट कर लीजिए, ऐसे कंसिडर कर लीजिए कि आपका एग्जाम ही है और आप करेक्ट आंसर लगा पा रहे हैं या नहीं। ठीक, क्या होना चाहिए करेक्ट आंसर? अगर मैं आप सभी के यहाँ पर आंसर देखूं तो प्रमोद जी ने आंसर किया है बी, बबलू जी का आंसर है ई, ज्योति जी का आंसर है बी, अजीत जी बी, राजीव जी, नीतीश जी, तुनेश्वर जी, GKR जी, योगेन जी बी, इन सभी के आंसर बी हैं। सौरभ कुमार जी और सोमदत्त जी का भी आंसर बी है। ठीक, करेक्ट आंसर हम देखते हैं, करेक्ट आंसर क्या है।
तो करेक्ट आंसर है सी, स्टैम्प ड्यूटी ऑफ ₹10 विल बी पेड इन दिल्ली, ₹90 इन लखनऊ एंड ₹20 इन जम्मू। ठीक, नेक्स्ट क्वेश्चन पर हम आते हैं। मैडम इसको क्लियर भी करो, ये कैसे है? अच्छा, ये आपको क्लियर करना है सर। अभी सर का सेशन होगा, एक्चुअल में क्या ये एमसीक्यूज कंप्लीट करना है, तो डाउट सेशन में सर आपको ये सारी चीजें क्लियर कर देंगे। अभी सर के सेशन में ये सारी चीजें रहेंगी, आप बस थोड़ा सा फोकस कीजिए। क्या है, क्लास है और एग्जाम है आप लोगों का कल, तो ऐसे में डाउट क्लियर ज्यादा हो सकता है। ठीक, तो सर आपको ये क्वेश्चंस के आंसर क्लियर कर देंगे। देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखिएगा, लिमिटेशन पीरियड फॉर एक्सरसाइजिंग राइट ऑफ रिडेम्पशन एंड राइट ऑफ फोरक्लोजर इज 3 years, 12 years, 30 years. 30 years in case beneficiary is government and 12 years in other cases, and D, none of these. अच्छा, सभी का आंसर यहाँ पर 30 years आ रहा है, और एक आंसर मतलब कुछ आंसर्स डी भी आ रहे हैं और सी भी आ रहे हैं। एक बार ध्यान से देखिए क्वेश्चन को, लिमिटेशन पीरियड जो है किस चीज के राइट को एक्सरसाइज करने के लिए, रिडेम्पशन और राइट ऑफ फोरक्लोजर, वो लिमिटेशन पीरियड कितना है, 3 years का है, 12 years का है, 30 years का है, या फिर 30 years इस केस में जब बेनिफिशियरी गवर्नमेंट है और 12 years होगा अदर केसेस में, या फिर डी, नन ऑफ दीज। ओम प्रकाश जी कह रहे हैं डी होगा आंसर, ठीक, और राजीव जी कह रहे हैं सी। ओके, करेक्ट आंसर देखते हैं। आप लोग अगर आंसर चेंज करना चाहते हैं तो बिल्कुल कर सकते हैं, अदरवाइज हम करेक्ट आंसर देखें। करेक्ट आंसर है यहाँ पर सी, 30 years। ठीक, क्लियर हुआ। नेक्स्ट क्वेश्चन पर हम चलते हैं, विच ऑफ द फॉलोइंग इज ट्रू अबाउट लॉ ऑफ लिमिटेशन। लॉ ऑफ लिमिटेशन को लेकर यहाँ पर कौन सा ऑप्शन ट्रू है। इफ लिमिटेशन पीरियड एक्सपायर्स, बैंक कैन नॉट रिकवर द अमाउंट फ्रॉम द बोरोवर। अगर लिमिटेशन पीरियड एक्सपायर हो जाता है तो बैंक अमाउंट को रिकवर नहीं करेगा बोरोवर से। If limitation period expires, bank cannot sell the goods pledged to it. अगर limitation period expire होता है तो बैंक गुड्स को सेल नहीं कर पाएगा जो इसे प्लेस्ड किए गए हैं। If limitation expires, bank can take action against Sarfazi Act. अंडर सारफेजी एक्ट के तहत बैंक एक्शन ले सकता है लिमिटेशन अगर एक्सपायर्स होती है। If limitation period expires, bank loses the remedy of filing a suit, but it does not take away the right of recovering the debt. या फिर डी, none of these। आप सभी के आंसर आने लगे हैं। तो राजीव नयन जी ने आंसर किया है डी, अजीत जी डी, सोमदत्त जी डी। अच्छा, सभी के ही ऑप्शंस के आंसर जो हैं डी ही आ रहे हैं, तो हमें एक करेक्ट आंसर देख ही लेना चाहिए। करेक्ट आंसर है डी। अगर लिमिटेशन पीरियड एक्सपायर्स होता है तो बैंक अपनी रेमेडी ऑफ फाइलिंग अ सूट, मतलब कि जो बैंक सूट फाइल करता है इस चीज को कहीं ना कहीं तक खो देगा, बट इसका राइट नहीं लिया जाएगा जो रिकवरिंग द डेब्ट है। ठीक, क्लियर हुआ सभी को। नेक्स्ट क्वेश्चन पर हम आते हैं, लिमिटेशन एक्ट इज एप्लीकेबल इन होल ऑफ इंडिया, whole of India except Jammu and Kashmir, whole of India excluding union territories, respect of loans granted by banks only, or D, none of these। लिमिटेशन एक्ट कहां पर एप्लीकेबल है। श्रीदेवी जी का कहना है होल ऑफ इंडिया, अजीत जी का कहना है होल ऑफ इंडिया एक्सेप्ट जम्मू एंड कश्मीर। नहीं नहीं नहीं, हाँ ठीक, तो ए और बी है, कश्मीर से कन्याकुमारी तक। राजीव सर कह रहे हैं कश्मीर से कन्याकुमारी तक। ठीक, देखिए करेक्ट आंसर हम देखते हैं, करेक्ट आंसर क्या है। करेक्ट आंसर है ए, होल ऑफ इंडिया। अभी एक्सेप्शंस या अपवाद जम्मू कश्मीर के लिए नहीं होगा, बाकी अगर हम देखें तो जो लिमिटेशन एक्ट है ये सभी जगह एप्लीकेबल है। सो आंसर है लिमिटेशन एक्ट इज एप्लीकेबल इन होल ऑफ इंडिया। नेक्स्ट क्वेश्चन, अ लोन वाज सैंक्शनड टू अ पार्टनरशिप, but since the partners were at different places, the documents were executed by one partner on 15th of June 2020, second partner on 18 June 2020, and third on 21st June 2020. The limitation period against the firm will run from
15 June 2020, 18 June 2020, 26 June 2020, any of these dates as per discretion of court or none of these? सी, सभी के आंसर हैं सी, एक आंसर ए है, बाकी आंसर सी आ रहे हैं। अजीब सर ने बताया लास्ट अपडेटेड मींस सी। अच्छा, देखिए जो लोन है वो सैंक्शन हुआ पार्टनरशिप में, ठीक है, लेकिन जो पार्टनर्स है वो डिफरेंट प्लेसेस पर हैं, तो जो डॉक्यूमेंट्स एग्जीक्यूट हुए हैं वो एक पार्टनर ने 15 जून को किए हैं और सेकंड ने 18 जून को और थर्ड ने 21 जून को। तो लिमिटेशन पीरियड फर्म के अगेंस्ट में कब से रन होना स्टार्ट होगा ये हमको बताना है। और आप सभी का कहना है ओके सी में भी कि 21 जून 2020 से स्टार्ट होंगे। करेक्ट आंसर देखते हैं, करेक्ट आंसर है सी 21 जून 2020। देखिए क्योंकि यहाँ पर सभी पार्टनर्स है ना, नहीं है, चलो दे दो। म्यूट कर लीजिए सर प्लीज। जी अच्छा ठीक है, थैंक यू। देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन, द लिमिटेशन पीरियड फॉर रिकवरी ऑफ amount of a dishonored nuisance bill in 3 years from date of bill, date of acceptance, due date of payment, date of presentation of bill for acceptance or none of these। ठीक है, क्वेश्चन यहाँ पर पूछा गया है जो लिमिटेशन पीरियड है रिकवरी ऑफ अमाउंट ऑफ अ डिसऑनर्ड यूजेंस बिल्स के लिए ये 3 ईयर से कब तक होगी, मतलब कहाँ से है ये, डेट ऑफ बिल से, डेट ऑफ एक्सेप्टेंस से, ड्यू डेट ऑफ पेमेंट से, डेट ऑफ प्रेजेंटेशन ऑफ बिल फॉर एक्सेप्टेंस से, या फिर नन ऑफ दीज। इतने सारे यहाँ पर पार्टिसिपेंट्स हैं बट आंसर्स लगभग मैं देख रही हूँ 15 to 20 पार्टिसिपेंट्स का ही आ रहा है। सभी का एग्जाम है, सभी लोग आंसर जरूर कीजिए। देखिए सी 100%, बी, 2 आंसर सी को हैं, एक आंसर डी है, एक आंसर और सी आया, बाकी आंसर बी की तरफ जाता है। अब अगर हम देखते हैं करेक्ट आंसर क्या है, तो करेक्ट आंसर यहाँ पर है सी, ड्यू डेट ऑफ पेमेंट। ठीक, क्लियर हुआ सभी को। अब अगर मैं बताऊं सी पर 100% स्टार्टिंग में किसने कहा था, नारायण जी ने कहा था सी 100%, ओम प्रकाश जी, प्रमोद जी, श्रीदेवी जी, दया जी का आंसर है सी और प्रमोद जी का आंसर है सी। ठीक है, क्लियर है सभी को। अब हम बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। ये नेक्स्ट क्वेश्चन है, तो आंसर सी यहाँ पर क्या था, ड्यू डेट ऑफ पेमेंट, द लिमिटेशन पीरियड फॉर रिकवरी ऑफ अमाउंट ऑफ अ डिसऑनर्ड यूजेंस बिल इज 3 years फ्रॉम ड्यू डेट ऑफ पेमेंट। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, द पीरियड ऑफ लिमिटेशन for execution of the decree in respect of decreed debt is dash years from the date of decree 3, 12, 30, any of these depending upon beneficiary or none of these। सभी का आंसर आया है बी 12 years 100%। ठीक, तो देखते हैं 100% आप लोग सही हैं या नहीं। तो करेक्ट आंसर है यहाँ पर बी 112 years। ठीक, 100% करेक्ट है आप सभी का आंसर। अब हम बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। नेक्स्ट क्वेश्चन है, a demand promissory note was executed on 5th March 2017 to the suit for recovery of amount can be filed up to 4th March 2020, 5th March 2020, 8th March 2020 or 3 years from the date of demand of loan। देखिए क्वेश्चन को ध्यान से पढ़िए, जो डिमांड है प्रोमिसरी नोट की वो एग्जीक्यूट हुई 5 मार्च 2017 में। अब जो सूट है रिकवरी ऑफ अमाउंट के लिए ये कब तक फाइल किया जा सकता है, डी और सी आंसर यहाँ पर आप सभी का आ रहा है। अब अगर हम देखें कि करेक्ट आंसर क्या है, ठीक, तो करेक्ट आंसर है यहाँ पर बी 5th March 2020। क्लियर हुआ सभी को। नेक्स्ट क्वेश्चन, a demand promissory note was executed on 31st July 2004 assuming that 31 July 2017 is holiday, the suit for recovery of amount can be filed up to 30th July 2020 as limitation will expire on 30 July 2007, 30 July
2007 because through the limitation will expire on 31 July, but it being Sunday, suit can be filed up to next preceding business day, 31 July, and judge will be requested to entertain application as a special case 1st August 2007 when the court opens or none of these. देखिए जो डिमांड है प्रोमिसरी नोट की वो एग्जीक्यूट हुई 31 जुलाई 2004 को, लेकिन ये एज्यूम किया गया कि 31 जुलाई 2017 को हॉलीडे है, तो जो सूट फाइल किया जाएगा रिकवरी ऑफ अमाउंट के लिए ये कब तक फाइल किया जाता है, 30 जुलाई को ही कर दिया जाएगा क्योंकि लिमिटेशन एक्सपायर हो जाएगी। सेकंड कहा गया है 30 जुलाई क्योंकि लिमिटेशन 31 को एक्सपायर हो रही है, लेकिन क्योंकि संडे है तो सूट नेक्स्ट डे भी फाइल किया जा सकता है प्रीसीडिंग बिजनेस डे पर। सी में कहा है कि जज को रिक्वेस्ट किया जाएगा कि एंटरटेन करें इस एप्लीकेशन को एज ए स्पेशल केस ऑन 31 जुलाई 2007, 1 अगस्त जब कोर्ट ओपन होगा, या फिर नन ऑफ दीज। तो आप सभी के आंसर यहाँ पर आ चुके हैं, और अगर मैं आंसर देखूं तो डी आंसर सभी का यहाँ पर आया हुआ है। लास्ट आंसर अजीत जी का है डी। ठीक, श्रीदेवी जी भी कह रही हैं डी, तो करेक्ट आंसर हम देखेंगे। करेक्ट आंसर है डी, 1 अगस्त 2007 व्हेन द कोर्ट ओपन्स। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिएगा, Which of the following is not true regarding limitation period? Limitation period को लेकर कौन सा ऑप्शन ट्रू नहीं है? On an agreement payable by installments where creditor does not have right to recall the advance of default of installments, the limitation period is 3 years from due date of each installment. Next question है, next option है, in respect of fixed deposits with a bank is 3 years from date of demand by the depositor and not from due date of FDR. C. Limitation period for filing appeal to High Court is 90 days from date of decree, and for filing appeal in other courts on the decree of lower court is 30 days from date of decree. Limitation period for recovery of loss caused by a fraud is 3 years from date of committing the fraud. Or last time, limitation period against guarantor starts from the date of demand of the guarantor. तो यहाँ पर 3 आंसर आ चुके हैं। श्रीदेवी जी का कहना है बी, राहुल सर का कहना है ए, और राणा जी का कहना है डी। ठीक है, तो डी, बी और ए। नारायण जी का आंसर आया है सी, ज्योति जी सी, बबलू रजक जी बी। तुनेश्वर जी का आंसर है बी, दया जी बी, राजेश सर बी। ठीक है, करेक्ट आंसर हम देखते हैं। करेक्ट आंसर है डी, लिमिटेशन पीरियड फॉर रिकवरी ऑफ लॉस कॉज्ड बाय अ फ्रॉड इज 3 years फ्रॉम डेट ऑफ कमिटिंग द फ्रॉड। ये ट्रू नहीं है, बाकी सारी स्टेटमेंट्स यहाँ पर ट्रू हैं। क्लियर हुआ सभी को? अब देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन पर हम चलते हैं। क्वेश्चन है, एक्नॉलेजमेंट ऑफ डेब्ट इन अ केस was obtained after expiry of limitation period. In this case, what will be the position of bank? Limitation period will extend for 3 years from date of expiry. Limitation period will extend for 3 years from date of execution of acknowledgement of debt. Limitation period will extend for 3 years from date of demand. Limitation period will not extend or none of these. देखिए यहाँ पर पूछा गया है जो एक्नॉलेजमेंट है डेप्ट का, इस केस में किस केस में यहाँ पर ऑब्टेन हुआ? आफ्टर एक्सपायरी ऑफ लिमिटेशन पीरियड। तो इस केस में पोजीशन क्या होगी बैंक की? लिमिटेशन पीरियड एक्सटेंड हो जाएगा 3 साल के लिए डेट ऑफ एक्सपायरी से। लिमिटेशन पीरियड एक्सटेंड होगा 3 साल के लिए डेट ऑफ एग्जीक्यूशन ऑफ एक्नॉलेजमेंट ऑफ डेप्ट से। लिमिटेशन पीरियड 3 वर्ष के लिए डेट ऑफ डिमांड से एक्सटेंड होगा, लिमिटेशन पीरियड एक्सटेंड नहीं होगा, या फिर नन ऑफ दीज। आप सभी का यहाँ पर आंसर आया है बी। हाँ, सभी के आंसर बी है, किसी का भी ऑप्शन बी के अलावा कुछ नहीं है, तो करेक्ट आंसर भी बी नहीं है। करेक्ट आंसर है डी, लिमिटेशन पीरियड विल नॉट एक्सटेंड। क्लियर हुआ सभी को? नेक्स्ट क्वेश्चन, इन केस ऑफ अ बिल पेबल ऑन डिमांड लिमिटेशन पीरियड स्टार्ट्स फ्रॉम डेट ऑफ डिफॉल्ट, डेट ऑफ डिमांड, डेट ऑफ बिल, डेट ऑफ प्रोटेस्ट विथ नोटरी पब्लिक और नन। ठीक है, यहाँ पर नारायण जी थोड़े से उदास हो रहे हैं कि आंसर गलत आ गया है। कोई बात नहीं। देखिए एक चीज ध्यान रखिएगा, अगर मैं एग्जाम की प्रिपरेशन की बात करूं, खैर आप लोग
को काफी सारी चीजें, क्या सब कुछ ही आता है तो मुझे बताने की आवश्यकता नहीं है, बट जितना मैं समझ पा रही हूँ, मैं आपको ये कहना चाहती हूँ कि जो एग्जाम के लेवल होते हैं वो 3 लेवल में होता है, हम सभी जानते हैं, इजी, मॉडरेट, डिफिकल्ट। अगर डिफिकल्ट क्वेश्चन ऐसे क्वेश्चन होते हैं कि वो किसी को भी नहीं आ रहे हैं और वो क्वेश्चन हमको भी आंसर उसका नहीं पता है, तो कोई दिक्कत नहीं है, चलेगा, कुछ क्वेश्चंस का गलत होना भी जरूरी है। लेकिन इजी क्वेश्चंस या मॉडरेट क्वेश्चंस जो सभी को आ रहे हैं वो हमको भी आना चाहिए, और वो तभी आएंगे जब हमने रिवीजन अच्छे से किया होगा और हमने क्लासेस को ध्यान से सुना होगा। तो नारायण जी, आप उदास ना होइए, ठीक है, सभी का आंसर यहाँ पर गलत था अगर हम 12th क्वेश्चन की बात करें। और अब हम देखते हैं करेक्ट आंसर। आप सभी के काफी सारे लोगों के आंसर आ चुके हैं, और ए और बी आंसर और सी आंसर यहाँ पर बाकी सभी का है, कुछ आंसर ए और बी है। ठीक, करेक्ट आंसर हम देखते हैं, तो करेक्ट आंसर है यहाँ पर सी, डेट ऑफ बिल। इन केस ऑफ अ बिल पेबल ऑन डिमांड, लिमिटेशन पीरियड स्टार्ट्स फ्रॉम डेट ऑफ बिल। यहाँ पर देखिए, क्वेश्चन को ध्यान से सुनिएगा, ये पूछा गया है कि बिल पे कब किया गया है, बिल पेबल ऑन डिमांड, डिमांड पर था, तो लिमिटेशन पीरियड कब से स्टार्ट होगा, डेट ऑफ बिल से ही होगा। थोड़ा सा आप लोग, क्या है, मुझे ऐसा लग रहा है कुछ क्वेश्चंस में घबरा रहे हैं और इस वजह से आप लोग के आंसर गलत जा रहे हैं। ध्यान से पढ़िए, इस मोड के साथ मत पढ़िए कि कल एग्जाम है और जल्दी जल्दी सारे आंसर सही होने चाहिए, इसमें गलत हो जाएंगे। बहुत रिलैक्स होके पढ़िए, आप लोगों को सब कुछ आता है, बस थोड़े से लॉजिक लगाइए, क्वेश्चन का आंसर करेक्ट आप लोग बताएंगे। ठीक, नेक्स्ट क्वेश्चन हम देखते हैं। A loan was granted to A and B with a clause that they will be liable jointly and severally. ठीक, as the documents were about to expire, bank obtained balance confirmation from A only as B was out of town. On return of B, bank requested him to sign B. ठीक, now C, which he refused. In this case, limitation period will extend only against A. Limitation period will extend against both A and B. Limitation period will not extend against any of them as B, C signed by one of them is not valid. Limitation period will extend against both A and B provided B was abroad or none of these. देखिए, ए और बी को लोन ग्रांट किया गया, किस क्लॉज के साथ, कि वो जॉइंटली लाइबल होंगे, उनका दायित्व होगा, एंड सेवियरली। ऐसा देखा गया कि जो एज द डॉक्यूमेंट्स वर अबाउट टू एक्सपायर, बैंक ने ऑब्टेन किया बैलेंस कंफर्मेशन सिर्फ ए से, क्योंकि बी आउट ऑफ टाउन था। अब जब बी वापस आता है तो बैंक इनसे रिक्वेस्ट करती है कि साइन करने के लिए बी, सी, जो ये रिफ्यूज कर देते हैं। इस केस में क्या होना चाहिए, लिमिटेशन पीरियड एक्सटेंड होगा सिर्फ अगेंस्ट बोथ ए एंड बी, not extend against any of them as BC signed by one of them is not valid. Limitation period extend होगा A और B के दोनों के द्वारा, क्योंकि B and B provided B was abroad and none of these। तो आप सभी के आंसर हम देख लेते हैं, यहाँ पर सभी के आंसर हैं B और C। ठीक, कुछ आंसर C हैं, बाकी सभी के आंसर B आ रहे हैं। तो सबसे पहले तो हम करेक्ट आंसर देखते हैं। करेक्ट आंसर है B, limitation period will extend against both A and B। जो लिमिटेशन पीरियड है वो एक्सटेंड दोनों के लिए होगा, ए के लिए भी और बी के लिए भी। जब भी कहीं जॉइंटली बात कही गई तो अफेक्ट दोनों पर पड़ेगा, क्योंकि देखिए फर्स्ट लाइन में ही कहा गया है कि ये लाइबल होंगे जॉइंटली। नेक्स्ट क्वेश्चन, limitation period available to a holder of check for taking action under section 138 of NI Act for dishonored check due to insufficient funds is 1 month from date of cause of action, 15 days from date of cause of action, 3 years from date of dishonor, 1 month from date of demand, or none of these। लिमिटेशन पीरियड जो है होल्डर को अवेलेबल है, होल्डर ऑफ चेक को एक्शन लेने के लिए अगेंस्ट 138 ऑफ NI Act for dishonored check due to insufficient funds is। आप सभी का आंसर आया है ए और सी।
राजीव सर ने आंसर दिया है सी, प्रमोद जी ने बी, नारायण जी का आंसर है सी, ज्योति जी का आंसर है ए, सौरभ कुमार जी का आंसर है ए, चंचल जी का आंसर है ए, श्रीदेवी जी कह रही हैं सी, सोमदत्त जी ए, दया जी बी। ठीक, लगभग सभी के आंसर मैंने देख लिए हैं। अब हम देखते हैं करेक्ट आंसर। तो करेक्ट आंसर है ए, 1 month फ्रॉम डेट ऑफ कॉज ऑफ एक्शन। क्लियर हुआ सभी को? नेक्स्ट क्वेश्चन पर हम आते हैं। 2 मिनट रुकिएगा आप लोग जब तक रीड कीजिए क्वेश्चन। देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन है, इन केस ऑफ क्लीन ओवरड्राफ्ट द लिमिटेशन पीरियड इज। क्लीन ओवरड्राफ्ट के केस में लिमिटेशन पीरियड कितना होगा? 3 years फ्रॉम डेट ऑफ डॉक्यूमेंट, 3 years फ्रॉम डेट ऑफ सैंक्शन, 3 years फ्रॉम डेट ऑफ डिमांड बाय बैंक, 3 years फ्रॉम डेट ऑफ रिफ्यूजल बाय बोरोवर टू पे, और नन ऑफ दीज। आंसर आए हैं ए, 2 आंसर आए हैं बी, बाकी सभी के आंसर हैं ए। एक आंसर और बी है, लास्ट आंसर है नीतीश जी का ए। ठीक, करेक्ट आंसर देखते हैं। करेक्ट आंसर है ए, इन केस ऑफ क्लीन ओवरड्राफ्ट द लिमिटेशन पीरियड इज 3 years फ्रॉम डेट ऑफ डॉक्यूमेंट। ये फैक्ट्स है, इनको याद रखना है। बाकी अगर आप देखें तो जो ऑप्शंस का एग्जाम पैटर्न का जो एग्जाम का पैटर्न है एमसीक्यू बेस्ड है, ऑप्शंस यहाँ पर आएंगे। तो आप थोड़ी सी प्रैक्टिस कल, मतलब जब कल आप एग्जाम दे तो ये कीजिएगा, एलिमिनेशन मेथड होती है। पहले तो उन ऑप्शंस को हटा दीजिए जो आपको बिल्कुल कॉन्फिडेंस के साथ लग रहे हैं कि ये आंसर तो हो ही नहीं सकता है। उसके बाद जैसे कि जो रिमेनिंग ऑप्शंस बचते हैं उसमें फिर आप थोड़े से अपने लॉजिक्स लगा के करेक्ट आंसर टिक कर दीजिएगा। बाकी आप लोग को ये सारी चीजें करने की इतनी आवश्यकता पड़ेगी नहीं, क्योंकि आप सभी लोगों ने सब कुछ पढ़ा हुआ है। बट स्टिल कुछ क्वेश्चंस अगर ऐसे आ जाएं तो ये आप फॉलो कर सकते हैं। Next question, DP note executed by a borrower has become time barred. It means that the bank has lost all rights against the borrower, that the bank cannot proceed against the borrower in court of law on the basis of DP note. Bank cannot sell goods pledged with it. All above and none of the above. राजीव सर कह रहे हैं थैंक्स फॉर योर वैल्यूएबल सजेशंस। बहुत बहुत धन्यवाद सर ये चीज बोलने के लिए। बट मेरी तरफ से शायद ये वैल्यूएबल, मैं यही कोशिश कर रही हूँ कि वैल्यूएबल ही हो, ताकि आप लोग एग्जाम में आंसर टिक सही से कर पाए। देखिए आप सभी लोगों ने बहुत बेहतरीन तरीके से मेहनत की, तो आप लोग का एग्जाम काफी अच्छे से जाएगा। बट ये कुछ लॉजिक्स होते हैं, क्या होता है एक एग्जाम मोड ऐसा होता है कि सही चीज आते हुए भी हम टेंशन में रहते हैं कभी कभार, तो इस वजह से आंसर गलत होने की पॉसिबिलिटीज या संभावना ज्यादा हो जाती है। इसलिए इन चीजों को ध्यान में रखते हुए एग्जाम में ऑप्शंस को टिक कीजिए। तो दैट द बैंक हैज लॉस्ट all rights against the borrower, that the bank cannot proceed against the borrower in a court of law on the basis of DP note, bank cannot sell goods pledged with it, all above or none of the above. Correct answer है B, that the bank cannot proceed against the borrower in a court of law on the basis of DP note. ठीक, डीपी नोट जो बोरोवर के द्वारा एग्जीक्यूट किए जा रहे हैं वो टाइम बेयर्ड हो गए हैं। इसका मतलब ये है कि अब बैंक प्रोसीड नहीं करेगा बोरोवर के अगेंस्ट में कोर्ट में, इन अ कोर्ट ऑफ लॉ ऑन द बेसिस ऑफ डीपी नोट। टाइम बेयर्ड हो गए हैं तो आप ये समझिए कि अगर ऑप्शन ए पे आप ऑल ऑफ द अबव को देखते हुए ए पर जा रहे हैं, दैट द बैंक हैज लॉस्ट ऑल राइट्स अगेंस्ट द बोरोवर, सारे राइट्स नहीं खोए हैं बैंक ने, सिर्फ टाइम बेयर्ड हो गया है, इस वजह से आप इनके अगेंस्ट में नहीं ये कुछ कर सकते, इसलिए आंसर होगा बी डीपी नोट के केस में। नेक्स्ट क्वेश्चन, द पीरियड ऑफ लिमिटेशन फॉर सेल ऑफ मॉर्गेज प्रॉपर्टी, ओहो इसका आंसर पता चल गया। ठीक, द पीरियड ऑफ लिमिटेशन फॉर सेल ऑफ मॉर्गेज प्रॉपर्टी थ्रू कोर्ट व्हेन इट इज पेबल ऑन डिमांड इज डैश ईयर्स फ्रॉम डेट ऑफ क्रिएशन ऑफ मॉर्गेज, 3 years, 12 years, 30 years, none of the above। ठीक, आंसर आप लोग को पता चल गया है, कोई इशू नहीं है। ठीक है, तो अगर किसी ने नहीं देख पाया आंसर तो जरूर कमेंट सेक्शन में बता दीजिए कि आंसर क्या होना चाहिए। 12 year। ठीक ठीक ठीक, देखिए जो पीरियड है लिमिटेशन का
मॉर्गेज प्रॉपर्टी सेल करने के लिए कोर्ट के थ्रू, जब ये डिमांड पर पेबल है तो 12 ईयर्स इसमें होगा फ्रॉम डेट ऑफ क्रिएशन ऑफ मॉर्गेज, तो आंसर होगा बी। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, पीरियड ऑफ लिमिटेशन कैन बी एक्सटेंडेड बाय, लिमिटेशन पीरियड कैसे एक्सटेंड किया जा सकता है? ऑब्टेनिंग लेटर ऑफ एक्नॉलेजमेंट ऑफ डेब्ट, पार्ट पेमेंट ऑफ डेब्ट, ऑब्टेनिंग अ फ्रेश गेट ऑफ डॉक्यूमेंट्स, ऑल अबव, आइदर बी और ए अबव। नाइनटीन डी और सी, सभी के आंसर आ रहे हैं डी या फिर सी। ठीक, देखिए करेक्ट आंसर देखते हैं। करेक्ट आंसर है ई, आइदर बी और ए, मतलब या तो पार्ट पेमेंट ऑफ डेब्ट होगा या फिर ऑब्टेनिंग लेटर ऑफ एक्नॉलेजमेंट ऑफ डेब्ट। ठीक, नेक्स्ट क्वेश्चन देखिएगा, थोड़ा ध्यान से पढ़िएगा, लेंथी है ये क्वेश्चन। A loan was granted to a borrower against pledge of stocks and outstanding in account is rupees 5 lakh. Deposit repeated reminders. He has neither repaid the loan nor signed BC. As a result, limitation has expired. The value of stocks pledged is about 4 lakh rupees and the borrower is also maintaining a saving bank account with a balance of rupees 1 lakh. What are the options available to the bank? The bank cannot recover the loan as limitation has expired. The bank cannot file a suit against borrower as limitation has expired. The bank can sell the goods pledged and exercise the right of lien over SB balance. The bank can recover the loan by sale of pledged goods and exercising rights of set off on saving deposit, or none of these. दो ऑप्शन यहाँ पर आए हैं डी। देखिए, लोन ग्रांट किया गया बोरोवर को अगेंस्ट प्लेज ऑफ स्टॉक्स और आउटस्टैंडिंग था अकाउंट में इज रुपीज 5 लाख। ठीक, डिपॉजिट रिपीटेड रिमाइंडर्स, ना ही इन्होंने रीपेड किया लोन को, ना ही साइन किया बीसी। रिजल्ट देखा गया कि लिमिटेशन एक्सपायर्ड हो गई। अब जो वैल्यू ऑफ स्टॉक प्लेज किए गए हैं वो देखे गए 4 लाख रुपए के, और बोरोवर का सेविंग बैंक अकाउंट भी है 1 लाख रुपए का। अब बैंक क्या करेगी, क्या ऑप्शन है बैंक के पास? आप सभी का आंसर यहाँ पर आ रहा है डी। करेक्ट आंसर देखें तो करेक्ट आंसर है डी, सभी के आंसर सही है। द बैंक कैन रिकवर द लोन बाय सेल ऑफ प्लेज्ड गुड्स एंड एक्सरसाइजिंग राइट्स ऑफ सेट ऑफ ऑन सेविंग बैंक डिपॉजिट। ठीक, लेंथी क्वेश्चन अगर ध्यान से पढ़ेंगे तो इसके आंसर सही जाएंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन, अ चार्ज क्रिएटेड बाय अ कंपनी ऑन इट्स assets is required to be registered with the registrar of companies as per section which of the Companies Act? 125, 135, 138, 239, subsection B, subsection 1, subsection D, or none of these. आंसर आया है सी। चार्ज क्रिएट किया गया है कंपनी के द्वारा एसेट्स पर, संपत्ति पे, on its asset is required to be registered होने हैं with the registrar of companies। कौन से सेक्शन के तहत? 21, 239। अच्छा, 239 तो ऑप्शन में ही नहीं है, 239 कैसे हो जाएगा? 293 है ऑप्शन में। ठीक है, करेक्ट आंसर हम देखते हैं पहले और फिर देखते हैं आंसर करेक्ट है आप लोग का या नहीं। करेक्ट आंसर है ए, सब सेक्शन 125। ठीक, अब देखते हैं ए आंसर किसी ने किया है क्या। ए आंसर किसी का भी नहीं आया, कोई प्रॉब्लम नहीं। आंसर होगा यहाँ पर सेक्शन 125। अ चार्ज क्रिएटेड बाय अ कंपनी ऑन इट्स एसेट्स इज रिक्वायर्ड टू बी रजिस्टर्ड विद द रजिस्ट्रार ऑफ कंपनीज एज पर सेक्शन 125 ऑफ द कंपनीज एक्ट। Next question. As per section 125 of the Companies Act, charge created by a company on its asset is to be required with be registered with the registrar of companies within how many days of the creation of charge? 30, 45, 60, 90 या none of these? कोई बात नहीं श्रीदेवी जी, सभी का आंसर गलत था यहाँ पर 21। थोड़ी गलतियां होना भी जरूरी है। ठीक, तो आंसर हम देखते हैं। आप सभी के यहाँ पर आंसर करेक्ट शायद आ चुके हैं 30। एक आंसर है ए,
बाकी ठीक है, 30 ही आंसर, 30 डेज। क्लियर है, सभी का आंसर करेक्ट है। अब देखिए आप इससे पहले वाले क्वेश्चन पे देखिए, यहाँ पर क्वेश्चन आप लोग का आंसर गलत जा रहा था, और नेक्स्ट अगर हम देखें तो वही का वही क्वेश्चन लिखा हुआ है। ठीक, तो करेक्ट आंसर है यहाँ पर 30 डेज। क्लियर हुआ सभी को। अब हम बढ़ते हैं, देखिए इस ये जो आप दोनों क्वेश्चन के आंसर आपने किए ना, एक क्वेश्चन का आंसर सभी का सही था, एक क्वेश्चन का आंसर सभी का गलत था। थोड़ा सा ध्यान से देखिए क्वेश्चन को, आप लोगों को सब चीज आती है, घबराइए मत, आराम से आंसर कीजिए, सारे आंसर आप लोग करेक्ट देंगे। थोड़ा सा टाइम आपको यहाँ पर कम दिया जा रहा है ताकि आप लोग करेक्ट आंसर जल्दी देने की कोशिश करें। अदरवाइज क्वेश्चन को, ऑप्शंस को ध्यान से पढ़िएगा। कुछ क्वेश्चंस ऐसे भी होते हैं कि क्वेश्चन पढ़ते से ही हमें ऐसा लगता है इसका आंसर यही होना चाहिए, हम आंसर टिक कर देते हैं, फिर देखते हैं अरे नहीं ये भी दिया था ऑप्शन में। इसलिए क्वेश्चन को और ऑप्शंस को आराम से रीड करिए, आंसर आपको आराम से मिल जाएगा। इन 4 ऑप्शन से बाहर तो आंसर रहेगा नहीं, तो इन 4 ऑप्शंस में ही आपको एलिमिनेट करना है और थोड़े से लॉजिक लगाना है और आंसर करेक्ट देना है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए। ठीक, तो आंसर है ए, 30 डेज। अब नेक्स्ट क्वेश्चन, इफ अ कंपनी इज नॉट एबल टू file particulars of charge with the ROC within 30 days of creation of charge, ROC can grant extension of how many days for filing the particulars of charge with payment of late fees? 300, 270, 60, 90 और none of these। अगर कंपनी फाइल नहीं कर पा रही है पर्टिकुलर्स ऑफ चार्ज आरओसी के साथ 30 डेज में विद इन क्रिएशन ऑफ चार्ज, तो आरओसी कितना एक्सटेंशन दे सकती है बैंक? आप सभी के आंसर आ रहे हैं डी 90 डेज, और करेक्ट आंसर भी है बी 270 डेज। ठीक, क्लियर हुआ। अब हम देखते हैं किसी का आंसर बी था क्या। सोमदत्त जी ने आंसर यहाँ पर बी दिया है 270। ठीक, अब हम बढ़ते, यहाँ पर ये ध्यान रखिएगा, आरओसी ग्रांट करेगा एक्सटेंशन ऑफ 270 डेज फॉर फाइलिंग द पर्टिकुलर्स ऑफ चार्ज विद पेमेंट ऑफ लेट फीस। Next question. Which of the following charge is not required to be registered with registrar of companies? Hypothecation of stocks, assignment of book debts, mortgage of immovable property, pledge of stocks or none? क्या होना चाहिए करेक्ट आंसर? देखते हैं आप लोग के आंसर आ चुके हैं 300। अच्छा, टोटल 300 डेज से पहले क्वेश्चन का। ठीक, इसका आंसर बताइए आप, क्वेश्चन का आंसर क्या होना चाहिए? आंसर आ रहा है सी डी। ठीक, करेक्ट आंसर हम देखते हैं, करेक्ट आंसर क्या है? सी। सभी के आंसर आए हैं सी, कुछ आंसर यहाँ पर डी आ रहे हैं, बाकी सभी का आंसर सी आ रहा है। ठीक, तो करेक्ट आंसर है यहाँ पर डी, प्लेज ऑफ स्टॉक्स चार्ज इज नॉट रिक्वायर्ड टू बी रजिस्टर्ड विद रजिस्ट्रार ऑफ कंपनीज। Next question. In which of the following cases charge is not required to be registered to be registrar of companies? Advance against trust receipt, advance against negative lien, advance against bank's own deposit, all of these or only B and C? पंकज जी, ज्योति जी का आंसर है डी, सौरभ जी का आंसर है ई, श्रीदेवी जी का आंसर है डी, बबलू जी का आंसर है डी, चंचल जी का डी, सोमदत्त जी ई, नारायण जी ई। ठीक, करेक्ट आंसर हम देखते हैं, तो करेक्ट आंसर क्या होना चाहिए? करेक्ट आंसर है ई, ओनली बी एंड सी, मतलब एडवांस अगेंस्ट नेगेटिव लीन एंड एडवांस अगेंस्ट बैंक्स ओन डिपॉजिट। इन केसेस में चार्ज रिक्वायर्ड नहीं है रजिस्टर्ड करने के लिए टू बी रजिस्ट्रार ऑफ कंपनीज। ठीक, नेक्स्ट क्वेश्चन पर हम चलते हैं और क्वेश्चन को देखते हैं। Next question, in which of the following cases charge is not required to be registered to be registrar of companies? Advance against documentary bills, purchase of checks, pledge of stocks, all of these or none of these? D, all of these।
डी। देखिए सभी के आंसर यहाँ पर आ रहे हैं डी। अब हम पहले करेक्ट आंसर देखते हैं। करेक्ट आंसर है सी, प्लेज ऑफ स्टॉक्स। क्लियर हुआ? भी हमने पढ़ा था प्लेज ऑफ स्टॉक्स नहीं है। हाँ चंचल जी, करेक्ट है आपका आंसर। सी, श्रीदेवी जी का भी आंसर आ गया है सी। ठीक है, आंसर सही है जिन्होंने भी सी आंसर दिया। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए। अ कंपनी failed to file particulars of charge with ROC within the prescribed time period of 30 days and even extended time period allowed for late fees. Now it can file particulars of charge with ROC after obtaining permission from Registrar of Companies, Creditor Lending Bank, Central Government, RBI और none. कंपनी यहाँ पर फिर से फेल हो गई है पर्टिकुलर्स फाइल करने के लिए जो चार्ज था आरओसी के साथ विद इन द प्रिस्क्राइब टाइम पीरियड ऑफ 30 डेज और इवन एक्सटेंडेड टाइम पीरियड जो अलाउ किया गया था लेट फीस के साथ। अब जो पर्टिकुलर्स ऑफ चार्ज ये फाइल करेगी आरओसी के साथ आफ्टर ऑब्टेनिंग परमिशन किससे लेनी पड़ेगी? रजिस्ट्रार ऑफ कंपनीज से, क्रेडिटर लेंडिंग बैंक से, सेंट्रल गवर्नमेंट से, आरबीआई से, या फिर किसी से भी नहीं। तो नीतीश जी का आंसर आया है ए। बबलू जी का आंसर है ए। तुनेश्वर जी का आंसर आया है ए। करेक्ट आंसर देखते हैं। करेक्ट आंसर है सी, सेंट्रल गवर्नमेंट से परमिशन लेनी पड़ेगी। ठीक, नेक्स्ट क्वेश्चन। द प्राइमरी रिस्पॉन्सिबिलिटी ऑफ फाइलिंग द पर्टिकुलर्स ऑफ चार्ज विद द आरओसी is of borrowing company, lending bankers, manager of the bank, both A and B, मतलब कि borrowing company, lending bankers और E, none of these। जल्दी से बता दीजिए कमेंट सेक्शन में आंसर क्या होना चाहिए। लगभग सभी के आंसर आ रहे हैं डी। ठीक है, करेक्ट आंसर हम देखते हैं। करेक्ट आंसर है ए, बोरोइंग कंपनी। द प्राइमरी रिस्पॉन्सिबिलिटी ऑफ फाइलिंग द पर्टिकुलर्स ऑफ चार्ज विद द आरओसी इज ऑफ बोरोइंग कंपनी। अभी हमने पढ़ा इससे पहले का क्वेश्चन। तो जो प्राइमरी रिस्पॉन्सिबिलिटी किसकी होगी फाइल करने के लिए पर्टिकुलर्स ऑफ चार्ज आरओसी के साथ? तो वो बोरोइंग कंपनी की ही होगी। ठीक, ए। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए। For registering the charge with the ROC, the borrowing company is required to submit to ROC from number 8, 13, 17, both from number 8 and 13 or CHG first। चार्ज जो रजिस्टर कर रहे हैं आरओसी के साथ, तो बोरोइंग कंपनी रिक्वायर्ड होती है कि आरओसी को कौन से नंबर से ये सबमिट करेगी? ठीक है, अगर क्वेश्चन ये एग्जाम में आ जाए तो आप लोग क्या आंसर लगाएंगे ये देखिए, थोड़ा सा लॉजिक लगा के कि क्या आंसर आपकी तरफ से होगा। ई, ए और ई को ज्यादा यहाँ पर वेटेज मिल रहा है ऑप्शंस में, तो करेक्ट आंसर है यहाँ पर ई, CHG1। ठीक, नेक्स्ट क्वेश्चन। In which of the following cases the modification of charge is not required to be filed by the borrowing company with the ROC? कौन से केस में जो मॉडिफिकेशन ऑफ चार्ज है वो रिक्वायर्ड नहीं होता है फाइल करने के लिए बोरोइंग कंपनी को विद द ROC? Charge in the amount of limit, variation in the rate of interest, obtaining additional securities, none of the, all of these और none of these। ये लास्ट क्वेश्चन है। 48 पार्टिसिपेंट्स हैं और मैं सभी से एक्सपेक्ट करूंगी कि आंसर आप सभी लोग करें और इसी के साथ हमारा सेशन यहाँ पर एंड हो जाएगा। ठीक, तो 10 पार्टिसिपेंट्स के ही आंसर आए हैं यहाँ पर, बाकी लोग आंसर क्यों नहीं कर रहे हैं? आंसर जरूर करें। आप मान लीजिए पेपर एग्जाम में ये क्वेश्चन आ गया तो क्या आप आंसर टिक करेंगे?
ठीक, यहाँ पर सभी के आंसर आ चुके हैं और अगर मैं आंसर देखूं तो आप लोगों का आंसर आया है डी, सभी का। एक आंसर है बी, बाकी सभी के आंसर डी है और बहुत नए नए नाम दिख रहे हैं, मतलब पार्टिसिपेंट्स ने आंसर्स किए हैं। तो करेक्ट आंसर है यहाँ पर ई, नन ऑफ दीज। इन विच ऑफ द फॉलोइंग केसेस द मॉडिफिकेशन ऑफ चार्ज। कोई बात नहीं श्रीदेवी जी, गलत जवाब देने की, अगर गलत गलत जवाब दिए तो सही जवाब भी आप लोग को पता चल चुके हैं। और इसी तरीके से रिवीजन होता है और प्रिपरेशन होती है एग्जाम की। हम गलत आंसर दे रहे हैं, कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन हम लोग इतने अच्छे से इंटरेस्ट के साथ पढ़ रहे हैं, ये ज्यादा जरूरी है। आई होप जितने भी 30 क्वेश्चंस हमने करे हैं, अब अगर इनमें से कोई क्वेश्चन आ जाए तो आपका गलत आंसर नहीं जाएगा, क्योंकि आपको ये सारी चीजें याद हो गई हैं। अब गलत हुआ है तो आपको ज्यादा अच्छे से याद रहेगा कि ये मैंने क्वेश्चन का आंसर गलत दिया था, इसका करेक्ट आंसर ये था, कॉन्फिडेंस ज्यादा रहेगा। ठीक, सो इस ये पूछा गया था कि इनमें से कौन से केसेस में, इन विच ऑफ द फॉलोइंग केसेस द मॉडिफिकेशन ऑफ चार्जेस नॉट रिक्वायर्ड टू बी फाइल्ड बाय द बोरोइंग कंपनी विद आरओसी। सो नन ऑफ दीज। ठीक, अब हम बढ़ते हैं आगे और क्वेश्चन अच्छा कुछ और है यहाँ पर, अभी क्वेश्चन अच्छा खत्म नहीं हुए हैं, आज क्वेश्चन ज्यादा है। देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, पर्टिकुलर्स रिगार्डिंग मॉडिफिकेशन ऑफ चार्ज आर रिक्वायर्ड टू बी फाइल्ड with ROC within 30 days of such modification on form number 8, 13, 14, both 8 and 13 CHG1। क्या होना चाहिए करेक्ट आंसर, जल्दी से कमेंट सेक्शन में बता दीजिए। ई, सभी के आंसर यहाँ पर आ रहे हैं ई। ठीक है, अभी हमने पढ़ा भी है, तो आंसर है ई, CHG1। नेक्स्ट क्वेश्चन, व्हेन एन एडवांस इज फुली रीपेड बाय द कंपनी द पर्टिकुलर्स रिगार्डिंग जी regarding satisfaction of charge are required to be filed within how many days of the adjustment of loan, 15, 30, 45, 60 और none of these। क्या होना चाहिए करेक्ट आंसर, अब जल्दी से बता दीजिए कमेंट सेक्शन में। आंसर आए हैं बी। ठीक है, करेक्ट आंसर देखते हैं, तो करेक्ट आंसर है यहाँ पर बी, 30 डेज। नेक्स्ट क्वेश्चन, particulars regarding satisfaction of charge are required to be filed on form number 8, 13, 17, both 17 and 13 और CHG4। करेक्ट आंसर क्या होना चाहिए, आप लोग के आंसर आ रहे हैं ई और बी। ठीक, करेक्ट आंसर देखते हैं, करेक्ट आंसर है ई, CHG4। ये रिलेटेड ही है क्वेश्चन अभी से पहले जो हमने क्वेश्चंस किए हैं। ठीक, क्लियर हुआ सभी को। नेक्स्ट क्वेश्चन, if particulars of charge are not filed with ROC within prescribed period, what will be the consequences? Bank becomes an unsecured creditor. In case of liquidation of the company, the secured creditors will have prior charge over the sale proceeds of the security. The bank's advance will become void ab initio and bank will not be able to recover the same. बोथ ए एंड बी और ऑल ऑफ दीज। अब जल्दी से बताइए करेक्ट आंसर क्या होना चाहिए। अगर पर्टिकुलर्स ऑफ चार्ज फाइल नहीं किए जाते हैं आरओसी के साथ प्रिस्क्राइब पीरियड में, तो फिर क्या कॉन्सिक्वेंस होगा इसका। ऑप्शन आपका आ रहा है डी और ई। ठीक है, सभी के लगभग आंसर डी और ई है। करेक्ट आंसर अगर हम देखें तो आंसर है डी। डी मतलब यहां पर क्या हो जाएगा, बोथ ए एंड बी, बैंक्स बिकम एन अनसिक्योर्ड क्रेडिटर बन जाएगा बैंक, और लिक्विडेशन के केस में कंपनी के जो सिक्योर्ड क्रेडिटर्स होंगे उन्हें प्रायर चार्ज दिया जाएगा ओवर द सेल प्रोसीड्स ऑफ द सिक्योरिटी। नेक्स्ट क्वेश्चन, इन विच ऑफ द गिवन एसेट्स given cases primary responsibility of filing the particulars of charge with ROC is of the lending banker, registration of charge, modification of charge, satisfaction of charge, all of these or none। कौन सी केस में प्राइमरी रिस्पॉन्सिबिलिटी होगी पर्टिकुलर्स ऑफ चार्ज फाइल करने की आरओसी के साथ, इज ऑफ द लीडिंग बैंकर। आंसर आपने दिया है डी। ठीक, अभी सभी के आंसर आ रहे हैं सेम और आंसर आ रहा है डी, एक आंसर आया है सी। ठीक, करेक्ट आंसर देखते हैं, तो करेक्ट आंसर है ई, नन। नेक्स्ट क्वेश्चन, ये है हमारा लास्ट क्वेश्चन आज का। अ कंपनी हैज इट्स रिक्वायर्ड ऑफिस एट जयपुर इन राजस्थान, इट्स एडमिनिस्ट्रेटिव ऑफिस इज इन दिल्ली व्हाइल फैक्ट्री इज लोकेटेड एट त्रिपुरा तमिलनाडु, तिरुपुर तमिलनाडु।
The company raises loan from a bank having head office at Bangalore. Against hypothecation of machinery, the charge will be registered with the ROC at Delhi, Jaipur, Chennai, Bangalore, or any of these. कंपनी यहाँ पर कहा गया है कि कंपनी का ऑफिस है जयपुर राजस्थान में, एडमिनिस्ट्रेटिव ऑफिस जो प्रशासनिक ऑफिस है वो दिल्ली में है, फैक्ट्री तिरुपुर तमिलनाडु में है। कंपनी लोन रेज करती है बैंक से जिसका हेड ऑफिस बेंगलोर में है। हाइपोथिकेशन ऑफ मशीनरी के अगेंस्ट में चार्ज कहां पर रजिस्टर्ड किया जाएगा? डी 100%। आप सभी का आंसर आया है डी, एक आंसर आया है ई। ठीक, करेक्ट आंसर हम देखते हैं तो करेक्ट आंसर है डी, बी जयपुर। क्लियर हुआ सभी को? रिक्वायर्ड ऑफिस जयपुर राजस्थान में, इसलिए यहाँ पे ये जो रजिस्टर्ड करेंगे ये कहाँ पे करेंगे? आरओसी को जयपुर में। फर्स्ट लाइन पढ़िए ध्यान से, देखिए क्या लिखा हुआ है। अ कंपनी हैज इट्स रिक्वायर्ड ऑफिस एट जयपुर इन राजस्थान। ठीक, तो इसी के साथ आज का हमारा सेशन यहीं समाप्त होता है। शुभ विचार है, जहां तक तुम देख सकते हो जाओ, जब आप वहां पहुंचेंगे तो आप आगे देख पाएंगे। ठीक, तो सेशन यही समाप्त होता है। आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद सेशन में जुड़े रहने के लिए और हर एक क्वेश्चन का आंसर इतने अच्छे से देने के लिए। सभी को ऑल द बेस्ट और आई होप आप सभी लोग बहुत बेहतरीन तरीके से, जैसा आपने पढ़ा है हर एक क्लास में, आप उतनी ही बेहतरीन तरीके से और अच्छी तरीके से एग्जाम को देकर आएंगे और आप सभी का सिलेक्शन होगा। ये मेरी शुभकामनाएं आप सभी के साथ। बहुत बहुत धन्यवाद और शुभ रात्रि।